फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बाहुबली का अर्थ समझाया और बताया कि जिन लोगों ने टीका लेने के लिए अपनी बाहें आगे की, वही आज के बाहुबली। आज हम पूरे विश्लेषण के साथ बताएंगे कि टीका लगवाने वाले बाहुबलियों ने वायरस को कैसे पटखनी दे दी है। जरा ध्यान से देखिएगा आज इस खबर को। आज मॉनसून सत्र में जो आगाज हुआ वो हंगामेदार था, उम्मीद भी थी, और हंगामे की वजह से पेगासस जासूसी कांड भी था। इस जासूसी कांड को सरकार ने भले ही गलत और आधारहीन बताया हो, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इस तरह की जासूसी का फर्क क्या पड़ता है और इसमें फिक्र कौन सी है। इस वक्त दुनिया के कई देश सदी की महामारी ही नहीं, सदी के सबसे भयानक बाढ़ से भी जूझ रहे हैं, और इस बीच भारत में भी बारिश और बाढ़ से गंभीर हालात बनने लगे। इसने आधे हिंदुस्तान की कैसे फिक्र बढ़ा दी है, इसे विस्तार से बताएंगे। कोरोना के बीच टोक्यो ओलंपिक पर हर देश की नजर है और भारत को भी देश की बेटियों के गोल्ड हासिल करने की उम्मीद है। आज हम आपको बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक में कैसे बेटियां शान बढ़ाने वाली हैं और उनकी कौन सी खूबियां खेल में चमक बिखेर सकती हैं। सबसे पहले बात आज के बाहुबलियों की, जिनके मजबूत कंधों पर देश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने की जिम्मेदारी है। शुरुआत में ही साफ कर दें कि आज हम उन लोगों को बाहुबली कह रहे हैं जिन्होंने अपनी बाहों पर कोरोना का टीका लगाने का दम दिखाया। लेकिन इतना छोटा सा हौसला कितनी बड़ी मुसीबत को टाल सकता है, ये आज के विश्लेषण में देखिए। इसे कोरोना संक्रमण की फिक्र से समझिए, क्योंकि भारत इस समय कोरोना की तीसरी लहर की दहलीज पर खड़ा है। रविवार को देश में 38,330 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 38,532 रही। और ये फर्क है, ये फिक्र बढ़ा रहा है, क्योंकि ठीक हुए मरीजों की संख्या नए केस से ज्यादा होना जरूरी है, लेकिन ये फासला कम होने की चिंता की बात है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि मौत के आंकड़ों के बीते 5 दिनों से लगातार 600 से नीचे बना हुआ है, क्योंकि ये वो आंकड़ा है जो किसी के घर का चिराग बुझने के बाद बढ़ता है, किसी अपने के हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाने के बाद बढ़ता है। ऐसे में इसमें कमी होना वाकई सुकून की बात है। सुकून देने वाली बात यह भी है, और वो दिल्ली से आई है, जहां रविवार को कोरोना संक्रमण की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 135 दिन के बाद यह पहला मौका है जब कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली में किसी की भी मौत नहीं हुई। इससे पहले 2 मार्च को ऐसा हुआ था। ऐसे में जहन में यह सवाल उठता है, और यह सवाल है कि कोरोना से होने वाली मौत के मामले कंट्रोल में कैसे आ सकते हैं, इसकी क्या वजह है। इस बात का जवाब दिया आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने हिंदुस्तान के 39 करोड़ बाहुबलियों का जिक्र किया, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ कवच से खुद को और देश को लैस करने में बहुत अहम रोल निभाया। आखिर ये 40 करोड़ बाहुबली हैं कौन, वो कैसे बाहुबली बने, और उन जैसा ही बाहुबली बनकर कोरोना की 3rd वेव को कैसे रोका जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये वो लोग हैं जिन्हें महामारी से जारी जंग में वैक्सीन का कवच मिल चुका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना से युद्ध में खुद को बाहुबली बना लिया है। और हिंदुस्तान में ऐसे बाहुबलियों की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच गई है, और हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है, जिन्होंने कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवा ली है। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा है
उस पर विज्ञान भी मुहर लगा रहा है। वैक्सीन लगवाकर बाहुबली बने लोगों को कोरोना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है। वैक्सीन जान बचाने में बहुत कारगर साबित हो रही है। आईसीएमआर की एक स्टडी में सामने आया है कि वैक्सीन की दोनों डोज से डेल्टा वेरिएंट के कारण आई दूसरी लहर में कोरोना वायरस से 95% मौत रोकने में सफलता मिली है। तमिलनाडु में हुई यह स्टडी 1,17,524 पुलिसकर्मियों पर हुई, जिनमें 17,059 को टीका नहीं लगा था, 32,792 को टीके की एक डोज और 67,673 पुलिसकर्मियों को टीके की दोनों डोज लग चुकी थी। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनमें 1,000 पुलिसकर्मियों पर मौत का आंकड़ा 1.17 था। वहीं एक डोज लेने वाले 1,000 पुलिस वालों पर मौत का आंकड़ा 0.21 और दोनों डोज पर 0.06% था। That our vaccines are effective. We already know they are hugely safe, very, very safe. कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन संजीवनी की तरह साबित हो रही है और इसका एक और सबूत भी सामने आया है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट और टीके के असर को लेकर पुणे एनआईवी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और पाया कि वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के बाद मौत के मुंह में जाने से बचाने में 99% असरदार है। यह दावा कुल 677 लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद किया गया है। इनमें से 592 लोग दोनों डोज लगवाने के बाद भी संक्रमित हुए, जबकि 85 लोगों को टीके की एक डोज लगने के बाद संक्रमण हो गया था। इनमें सिर्फ 9.8% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई, जबकि सिर्फ 0.4% मरीजों की मौत हुई है। साफ है कि वैक्सीन कोरोना से संक्रमित होने के बाद जान बचा सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संक्रमण से बचा भी लेगी। देश में इस समय सामने आ रहे हर 10 में से करीब 9 केस के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है और आईसीएमआर की नई स्टडी के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमित होने के मामलों में 86% केस में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। इसलिए वैक्सीन लगवा चुके लोगों को बाहुबली बताने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना से बचाव के नियम कायदों का पालन करते रहने की अपील भी की है। मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश के अलग अलग कोनों से आ रही जबरदस्त भीड़ की तस्वीरों से प्रधानमंत्री मोदी बहुत फिक्रमंद हैं। लगातार मास्क और 2 गज की दूरी अपनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उसका असर तब तक नहीं होगा जब तक हम और आप अनुशासन नहीं दिखाएंगे, खुद की, अपनों की और देश की परवाह नहीं करेंगे। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कोरोना से बचाव के नियमों को भी मजहब के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि उनके लिए आपदा का यह अवसर भी सियासी अवसर की तरह है। कांवड़ और बकरीद को लेकर कुछ ऐसा ही हो रहा है। केरल में खुद सरकार कोरोना नियमों को तार-तार करने का अवसर मुहैया करा रही है। बकरीद के लिए लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी गई है, वो भी तब जब देश में लगातार सबसे ज्यादा केस केरल में ही सामने आ रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। कोरोना वायरस ने दुनिया के हर कोने में कहर बरपाया है। ऐसा एक भी देश या शहर नहीं है जहां वायरस ने अमीर या गरीब देखकर या मजहब देखकर लोगों को बख्श दिया। लेकिन हमारे देश में सियासी पार्टियां कोरोना के नाम पर मजहबी चश्मा चढ़ाने से बाज नहीं आती। केरल सरकार ने बकरीद के मद्देनजर 20 जुलाई तक राज्य में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश में तीसरी लहर दहलीज पर खड़ी है, तब तुष्टीकरण की नीति न सिर्फ केरल बल्कि पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। केरल में रविवार को 13,956 नए केस सामने आए, जो न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है
बल्कि जितने केस पूरे देश में मिले उसका करीब 36% है। एक्टिव केस यानी कोरोना की चपेट में आए वो लोग जिनका इलाज चल रहा है, उस लिहाज से भी केरल ने सबसे ज्यादा फिक्र बढ़ा रखी है। जितने एक्टिव केस पूरे देश में हैं, उसके करीब 30% अकेले केरल में हैं। ये आंकड़े देखकर और हालात कितने नाजुक हैं, ये सब कुछ जानने समझने के बावजूद देश के सबसे शिक्षित राज्य केरल में बकरीद के लिए नियमों में ढील दे दी गई है। जबकि दूसरी ओर कोरोना की वजह से एक के बाद एक कई राज्यों ने कांवड़ यात्रा कैंसिल कर दी है। कुछ ने खुद की तो कुछ ने कोर्ट के दखल के बाद। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। जहां केरल के मुकाबले हालात काफी काबू में हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण को दावत देने का जोखिम उठाना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। बात चाहे डेली न्यू केस की हो या फिर पॉजिटिविटी रेट की, हर मामले में केरल में स्थिति सबसे ज्यादा विकट है। लेकिन केरल सरकार को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए कोरोना संक्रमण पर काबू करने से ज्यादा जरूरी है तुष्टीकरण। इसलिए बकरीद के लिए पाबंदियों में ढील दी गई, जिसका विरोध हो रहा है। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर पारंपरिक और लोकप्रिय तीर्थ यात्राओं को रोक दिया है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल जैसे पढ़े लिखे राज्य ने ऐसा निर्णय लिया। वाकई में केरल सरकार का बकरीद के लिए पाबंदियों में छूट दिया जाना फिक्र की बात है, क्योंकि यह कोरोना वायरस को ताकतवर बनाने वाली बूस्टर डोज साबित हो सकता है। केरल सरकार का तुष्टीकरण वाला रवैया कोरोना से लड़ाई में देश की मेहनत पर पानी फेर देगा, लेकिन शायद केरल के सीएम के लिए यह मायने नहीं रखता है। उनके लिए मायने रखता है तो सिर्फ वोट बैंक। इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन नेताओं के लिए शायद वोट बैंक मजबूत करना सबसे बड़ा धर्म है। कोरोना काल में कांवड़ और बकरीद की फिक्र कहां से आ गई, यह समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन समझना मुश्किल नहीं है कि जिन्हें हम बाहुबली बता रहे हैं वो अपने देश को कैसे बचा रहे हैं। महामारी के बाद मानसून सत्र की ओर बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। जैसे ही मानसून का पूर्वानुमान होता है, वैसे ही मानसून सत्र का भी पूर्वानुमान होता है, और आज वही हुआ जैसा कि अनुमान लगाया गया। आज लोकसभा और राज्यसभा में पहले के दिन का कामकाज हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन बरसात के बीच आज पूरे दिन सियासत का तापमान बढ़ा रहा। इसकी वजह है दुनिया का सबसे ताकतवर जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस। मामला क्या है, आरोप क्या है और आज दिन भर क्या हुआ, ये रिपोर्ट में देखें। जासूसी कांड ने बीजेपी और कांग्रेस को आमने सामने कर दिया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए तो बीजेपी भी बिना देरी किए जवाब देने के लिए सामने आ गई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस शब्दों का प्रयोग उन्होंने मेरी पार्टी के लिए किया है, ये क्या है, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। और हमारे पास भी कांग्रेस पार्टी को बताने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम अपनी राजनीतिक मर्यादा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उनको तोड़ेंगे नहीं। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से ये इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर ये डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पेगासस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? और ये कोई नई बात तो नहीं है। याद करिए आप, कभी भारत की विविधता पर चोट हो रहा है, कभी भारत की मीडिया फ्रीडम पर चोट हो रहा है,
कभी भारत में मल्टीकल्चरलिज्म पर अटैक हो रहा है। ये चलता रहता है ना, आप देखते हैं। और इन सबों का कारण एकमात्र यही है, एकमात्र, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो भारत ने दुनिया में अपनी एक साख बनाई है, उससे लोग परेशान हैं। दरअसल मीडिया संस्थानों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दावा किया कि दुनिया भर में सरकारें पत्रकारों और दूसरी जानी मानी हस्तियों की जासूसी करा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए हैकिंग सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया और भारत में कम से कम 38 लोगों की जासूसी हुई। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन आरोपों को गलत बताया। Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Speaker Sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker Sir. दरअसल पेगासस एक स्पाइसवेयर है जिसे इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया। पेगासस को आप ऐसे समझिए कि एक प्रोग्राम है जिसे किसी भी स्मार्टफोन में डाला जा सकता है और ऐसा करके हैकर स्मार्टफोन के माइक्रोफोन से लेकर कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज तक, यहाँ तक कि फोन के ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी ले सकता है। यानी पेगासस के जरिए कोई जासूस आपके फोन की हर जानकारी ले सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बयान जारी किया और कहा कि जासूसी का आरोप भारत को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने रिपोर्ट के लीक होने के समय और फिर संसद में हंगामे को जोड़ते हुए कहा कि इस क्रोनोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। अमित शाह का कहना है कि ये भारत के विकास में बाधा डालने वाली रिपोर्ट है। गृह मंत्री का आरोप है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो भारत की तरक्की को पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि भारत प्रगति करे और आत्मनिर्भर बने, जबकि भारत की जनता इस क्रोनोलॉजी और रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती है। इस बीच इजराइल के NSO ग्रुप ने इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया है। न्यूज एजेंसी NI से NSO ग्रुप ने कहा कि वो अपने किसी ग्राहक की पहचान उजागर नहीं कर सकती, लेकिन रिपोर्ट में जिन देशों की लिस्ट दी गई है वो गलत है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आज से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हुआ है, लेकिन सत्र के पहले ही दिन कामकाज नहीं हो सका। हद तो यह हो गई कि सदन में प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं करा सके। शुरुआत इन दो तस्वीरों से करते हैं। मानसून सत्र में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खुद अपनी छतरी थामे चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी हैं जिनके सिर पर छतरी तो है लेकिन उसका हैंडल राहुल के हाथ में नहीं है। राहुल की छतरी को एक सुरक्षा कर्मी ने थाम रखा है। खैर, सदन के अंदर वही हुआ जिसकी आशंका थी। शुरुआत में प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहा, लेकिन एक अहम लोकतांत्रिक रस्म विपक्ष ने पूरी नहीं होने दी। बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए
आखिर में प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि नवनियुक्त सदस्यों को सदन में इंट्रोड्यूस समझा जाए। इसके बाद स्पीकर ने भी विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई। अच्छा हो आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें, ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता आप समझाइए इनको, अच्छी परंपरा निधन संबंधी उल्लेख आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। वो भी चलिए बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात पर अफसोस जताया कि संसद में परंपरा का निर्वाह नहीं करने दिया गया। हेल्दी ट्रेडिशन जो है संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और यह हेल्दी ट्रेडिशन संसद के जो बनते हैं वह संविधान के प्राविधानों से बनते हैं, वह रूल्स और प्रोसीजर से ही यह सब सारे हेल्दी ट्रेडिशंस बनते हैं। और अध्यक्ष महोदय मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास को खंगाला और बीजेपी को सिर्फ 9 वर्ष पुरानी घटना याद करने को कहा। 2013 का वो सेशन याद कर लीजिए जब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मंत्रिमंडल को वो परिचित नहीं करा पाए क्योंकि उस समय भाजपा ने अब ये पूरी उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के प्रति अलग प्रकार के उन्होंने प्रचार किए थे उस समय। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई और हमारे माननीय ये भी भूल गए कि संसद का कितना कीमती वक्त बर्बाद हो गया। ये खुद सरकार का ही आकलन है कि संसद में 1 मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। 19 दिन के इस मानसून सेशन में 29 बिल पारित होने हैं। इनमें 14 नए बिल हैं। सरकार को 3 अध्यादेशों पर भी संसद की मंजूरी लेनी है। इसमें एक अध्यादेश वो है जिसके जरिए सेना के लिए हथियार, गोला बारूद बनाने वाले कारखानों में हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने वाले अध्यादेश को भी कानून का रूप देना चाहती है। लेकिन ये सब तभी तो संभव होगा जब सदन चलेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मॉनसून सेशन तबाह ना हो जाए ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें मॉनसून की, तो मॉनसून से आई तबाही का जो अभी नज़ारा है या जो तस्वीरें हैं वो बड़ी हैरान करने वाली हैं। देश में मॉनसून की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बारिश और बाढ़ से क़यामत आ गई है। यूरोप में तो 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ऑस्ट्रिया से आई ये तस्वीर डराने वाली है। ये तस्वीर है हालेन शहर की। तस्वीरें देखें आप। ऑस्ट्रिया, कुदरत के कहर ने इस खूबसूरत शहर को सैलाब में डुबो रखा है। ऑस्ट्रिया की अगर बात की जाए तो दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स में ये टॉप 5 कंट्रीज में आता है। बड़ी बड़ी इमारतें पानी में समा गई हैं, पानी सब कुछ बहा कर लेके जा रहा है। डरावनी तस्वीरें जर्मनी से भी आई हैं। जर्मनी में पिछले 50 सालों की सबसे भयानक बाढ़ आई। मिनटों में ही जर्मनी के कई राज्य पानी में डूब गए। तस्वीरें देखें आप। दमकल की गाड़ी पानी के बीच में फंस जाती है। यूरोप के कई देशों में भीषण बारिश ने तबाही मचाई है। ऐसे ही हालात हिंदुस्तान में भी हैं। यहां भी बारिश का ब्रेक जो है वो फेल हो चुका है। देखें रिपोर्ट।
मानसून जब मुसीबत बन जाए, शहर जब पानी पानी हो जाए, जल तांडव के बीच सब कुछ डूबने लगे तो हालात कुछ इस तरह दिखते हैं। कहीं बादल फटते हैं, कहीं आसमानी कहर बरपता है, कहीं सैलाब का अत्याचार दिखता है तो कहीं जमीन धंस जाती है। यकीनन ये कुछ घंटे की ही बारिश है जिसमें ऐसा रेन अटैक हुआ है कि देश भर की जिंदगी ठहर गई है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, दिल्ली, मुंबई से राजस्थान और बिहार तक आधे हिंदुस्तान में जमकर जलतांडव हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय के हालात बन गए हैं। लोग पानी से त्राही त्राही कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद मानसून की बारिश से सुकून महसूस कर रहे दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो ये राहत आफत बन गई। सरकार की तैयारियों की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। हाईटेक साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर सबसे शर्मनाक है। यहाँ कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। सड़कों पर एक दो नहीं सैकड़ों गाड़ियां कागज की नाव की तरह तैरती दिखी। लाखों करोड़ों के कार के मालिक पानी में उतरकर धक्का मारते नजर आए। यहाँ तक कि कई इलाकों के घरों में भी पानी घुस गया। बारिश से बेहाल राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी ऐसी ही दिखी। दिल्ली में घनघोर घटाएं बरसी तो हर इलाका पानी पानी हो गया। सड़क समंदर बन गया, अंडरपास डूब गए। प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास में डीटीसी बस समेत कई गाड़ियां डूब गई। अंडरपास में वीडियो बनाने के दौरान डूबकर एक युवक की मौत भी हो गई। मैं दिल्ली के प्रहलादपुर पर हूँ और ये तस्वीर जो हर साल इस जगह से देखने को मिलती है, हर साल कहा जाता है कि ये तस्वीर अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये फिर से यही तस्वीर देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि ये जो अंडरपास है ये फरीदाबाद जाने के लिए अंडरपास है और यहाँ पर जो बस है वो आधी डूब चुकी है। इसी के साथ में ये 4 लाइन बनी हुई है और चौथी लाइन में एक जो कार है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। महज चंद घंटे की बारिश में दिल्ली की रफ्तार रुक गई। गाड़ियां रेंगने लगी, सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त पड़ गए और देखते ही देखते गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। दिल्ली वालों को गर्मी से मिली राहत आफत में बदल गई। खराब ड्रेनेज और सीवेज की हालत की वजह से दिल्ली के लोगों की हालत बुरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आउटर रिंग रोड पर और आपको दिखाऊं तो तस्वीरों के सहारे यहाँ जो आपको तापमान में राहत मिली है तो वहीं पर जो लोग सड़क पे हैं उनके लिए कितनी बड़ी ये बेबसी और मुसीबत का सबब बन चुका है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको लंबी लंबी वाहनों की कतारें नजर आएंगी। हमें ज़रा और दिखाएं लोगों को किस तरह से लोगों के लिए यहाँ पर ये बारिश जो पड़ी है उसकी वजह से जो खराब हालात जो थे ड्रेनेज के उसकी वजह से लोगों के लिए परेशानी पैदा हो गई है। वैसे दिल्ली में बारिश का अलर्ट पहले से था। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, रायगढ़, कोंकण, गोवा के लिए भी रेड अलर्ट है, जबकि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यही वजह है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई भी बारिश से बेहाल है। नवी मुंबई में तो भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहाँ के खारघर इलाके में झरने का लुत्फ उठाने गए लोगों पर बारिश आफत बनकर टूटी। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और 116 पर्यटक पानी के बीच फंस गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सीढ़ियों के सहारे उनकी जान बचाई। इसमें 78 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल थे। महाराष्ट्र के साथ ही दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। वलसाड में बारिश से शहर पानी पानी हो गया। कई इलाके पानी में डूब गए, गाड़ियां पानी में बह गई। महाराष्ट्र और गुजरात की तरह राजस्थान में भी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। सवाई माधोपुर में तो पानी की तेज धार में 2 लोग बह गए। सब तमाशबीन बने देखते रहे। चीख पुकार मचती रही, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। पानी की रफ्तार के सामने 2 लोग टिक नहीं सके। ऐसे ही हालात पहाड़ों में भी हैं। न सिर्फ मैदानों में बल्कि पहाड़ों में भी आसमान से आफत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तो बादल मौत बनकर फट पड़ा। मांडो गांव में रात का सन्नाटा मातम और चीख पुकार में बदल गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम जुटी, लेकिन बारिश का ऐसा कहर बरपा कि 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। जाहिर है पहाड़ पर मचे हाहाकार और मैदान में कुदरत के रौद्र अवतार से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन हर साल आने वाली इस मुसीबत से बचने का कोई तरीका नहीं है।
फटाफट खबरें। एक्साइज ड्यूटी में 88% के उछाल से ही आसमान छू रहे हैं पेट्रोल और डीजल के भाव। लोकसभा मंत्रालय के लिखित जवाब से जानकारी आई सामने। कोरोना काल में ईंधन का खपत कम होने के बाद मंत्रालय ने बढ़ा दिए थे टैक्स। इससे सरकारी खजाने में आए 3,35,000 करोड़। बंगाल चुनाव के बाद दीदी की नजर दिल्ली की कुर्सी पर। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया नारा, देश जादेर चाहिए, यानी जिसे देश चाहता है। 21 जुलाई को शहीद दिवस पर बड़ा कार्यक्रम करने से पहले जारी की टैगलाइन। मोदी सरकार के मंत्री निशीथ प्रामाणिक की राष्ट्रीयता पर उठे सवाल। राज्यसभा में मचा हंगामा। टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय ने की जांच की मांग। इससे पहले असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरी बता चुके हैं बांग्लादेशी। 16 जुलाई को पीएम को लिखा था पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता लोचिबम एरिंद्रो को तत्काल रिहा करने का दिया निर्देश। एरिंद्रो ने फेसबुक पर किया था पोस्ट, गाय का गोबर या गौमूत्र कोरोना को ठीक नहीं करेगा। इसके बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत है हिरासत में। दालों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। रिटेल कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट 200 से बढ़ाकर 500 मैट्रिक टन। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू। किसान और कारोबारियों पर होगा सीधा असर। और अब देखिए खबर पॉजिटिव। तीसरी लहर आने की आशंका के बाद केंद्र और राज्यों की सरकारें इससे निपटने की तैयारी में लग गई हैं। इस बीच दिल्ली एम्स में बच्चों की वैक्सीन पर चल रहे ट्रायल से एक अच्छी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल में शामिल 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज दे दिया गया है। भारत बायोटेक जुलाई के आखिर तक ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट जारी कर सकती है। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली से राहत की खबर आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की वजह से एक भी जान नहीं गई है। 2 मार्च के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना वायरस की वजह से किसी शख्स की जान नहीं गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस भी 600 से कम हुए हैं। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए फोन ऐप से बस टिकट की खरीद पर किराए में 10% की छूट दी है। दिल्ली में जुलाई 2020 से किए जा रहे इस परीक्षण में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार अब तक कुल खरीदे गए टिकटों का 6% ऐप के माध्यम से खरीदा गया है। उत्तर प्रदेश में 10वीं पास करने वाले युवा अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं तो सरकार 25 लाख रुपए तक की मदद करेगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र से 25 लाख की मदद की जाएगी। हालांकि 10वीं पास आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और वो किसी भी बैंक, संस्थान या फिर सरकारी संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। और अब देखते हैं जो है सो है। अरे काम ना करना भी तो एक काम है और करने ना देना उससे भी बड़ा काम। हमारे नेता हर पार्लियामेंट सेशन में ये हमें सिखाते हैं और करके दिखाना करने के लिए कहने से बेहतर नजीर होती है। हमारे नेता अंदर और बाहर अपना आचरण भी एक जैसा रखते हैं। सत्ता और विपक्ष में रहते हुए जो फर्क सड़क में नजर आता है वही अंदर संसद में भी कायम रखा जाता है। विपक्ष में हो तो गरीबी, महंगाई जैसे मुद्दों से घनघोर सरोकार, लेकिन सत्ता में आते ही वही रवैया गैर जिम्मेदार। खास तो यह कि इतने बार हो चुका है कि इससे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अखबार भी चाहे तो इस बारे में न्यूज का एक टेम्पलेट बनाकर रख सकता है जिसमें बस पार्टी, नाम, मुद्दा बदलकर खबर छापी जा सकती है। और अब तो वो खबरें भी खास हैरान नहीं करती जिसमें बताया जाता था कि सदन के इतने घंटे बर्बाद होने पर टैक्स पेयर का कितना पैसा बर्बाद होता है। सेंट्रल विस्टा के साकार होने के बाद काफी कुछ बदलेगा, पर यह रवायत कायम रहेगी, पूरा भरोसा है। गुलजार की वो लाइनें हैं ना, रवायत है जिंदगी गहना है, यह हीरा है और चाटते रहना है, कि लम्हों में मरने का दस्तूर है लो जिंदगी, जिंदगी नूर है मगर इसमें जलने का दस्तूर है। बाकी तो जो है वो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।